नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव टट्टी, प्योर ब्रीड ऑफ जर्मन शेफर्ड फ्रॉम जर्मनी। एक प्रकार का कुत्ता जो पालने के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये अपने मालिक का बहुत वफ़ादार होता है। ठीक वैसे जैसे कि मैं हूँ। ये तो मैं आपकी जानकारी के लिए बस ऐसे ही बता रहा हूँ। यदि आप कुत्ते पालने के शौकीन हो तो आपने मेरा वो डिक्टेटरशिप वाला वीडियो तो देख ही लिया होगा। आज हम उसी पर कुछ बात करेंगे। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये स्क्रीन क्यों काली कर ली है। मैंने ये स्क्रीन इसलिए काली कर ली है क्योंकि उस वीडियो को डालने के बाद में मुझे जो गालियाँ पड़ी हैं और लोगों ने मुझसे जो तीखे प्रश्न किए हैं उनका कोई उत्तर मेरे पास नहीं था। इसलिए मैं अपने आप को बहुत कलंकित महसूस कर रहा था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के सामने आने के पहले मैं इस स्क्रीन को ही काली कर दूं, क्योंकि यदि ये स्क्रीन काली हो जाएगी तो मेरा चेहरा दिखेगा नहीं और फिर मुझे कोई काला कलूटा भी नहीं बोल पाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे मैंने मेरी उस वीडियो में बताया कि किस प्रकार से हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर जा रहा है। हालांकि मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये किस प्रकार से जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में हमारे देश में 31 में से मात्र 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और उन 12 राज्यों में से भी मात्र 6 राज्यों में ही उसकी इंडिपेंडेंट अपनी सरकार है, बिना किसी का सपोर्ट लिए। बाकी 6 राज्यों में तो वो गठबंधन के सहारे चल रहे हैं जो कभी भी टूट भी सकता है। मैंने आपको ये नहीं बताया कि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तो लगभग आधे से ज़्यादा राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी। लेकिन उस समय मैंने या किसी अन्य ने ये नहीं कहा कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की तरफ आगे बढ़ रहा है। राजीव गांधी के समय में ऐसी बहुत बार स्थिति आई है जब हमारे देश में लगभग राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार या उसके साथ चलने वाली गठबंधन की सरकार थी, लेकिन तब मैंने ये बात नहीं कही या अन्य किसी कम्युनिस्ट ने या अन्य किसी एंटी हिंदू व्यक्ति ने, सनातन विरोधी ने ये बात नहीं कही, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जो हमेशा से एंटी हिंदू ही रहती आई है, बोलती आई है और काम करते आई है, और हम भी वही चाहते हैं। इसलिए हमने कभी उस पर अपना मुंह नहीं खोला। मैंने आपको अपनी वीडियो में ये भी बताया कि किस प्रकार से मीडिया से अपोजिशन की आवाज़ को ख़त्म कर दिया जा रहा है। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया, जो मेरा दोगलापनी होगा, कि मैं यदि आज आपके सामने अपनी बात को रख पा रहा हूँ और लगातार पिछले 10 वर्षों से अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बकलोली कर रहा हूँ और सरकार को गालियाँ दे रहा हूँ सीधे सीधे, फिर भी मेरा वो चैनल आज तक बैन नहीं हुआ और लगभग आज 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पर हो चुके हैं। ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि मीडिया से अपोजिशन की आवाज़ को ख़त्म किया जा रहा है। मेरे जैसे अनेक यूट्यूब चैनल्स जो इस देश में चल रहे हैं, जिनका एक ही काम है दिन रात इस सरकार को गालियां देना, हिंदुत्व को गालियां देना, सनातन को गालियां देना, मोदी सरकार को गालियां देना, लेकिन फिर भी वो सारे के सारे चैनल्स आज चल रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि मीडिया से अपोजिशन की आवाज़ को दबाया जा रहा है। मैंने मेरी वीडियो में आपको बताया कि किस प्रकार से एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है हमारे देश में, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये इंसिडेंट्स कोई पहली या अंतिम बार हमारे देश में नहीं हुआ है। इससे पहले कि कांग्रेस की सरकारों में या अन्य पार्टियों की सरकारों में इंडिपेंडेंस के बाद में ज़्यादातर समय तो कांग्रेस की ही सरकार रही है और उसमें अनेकों बार हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, जिसमें कभी एमपीज़ को, कभी एमएलएस को खरीदा गया है। आपने वो इंसिडेंट्स तो देखा ही होगा जब संसद में खुलेआम नोटों की गद्दियाँ लहराई गई थी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा, जो उन्हें ऑफ़र की गई थी कांग्रेस के द्वारा खरीदने के लिए। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी होती आई है, अनेकों बार होती आई है, लेकिन चूँकि मुझे अपने मालिक के साथ में वफ़ादारी भी दिखानी है, इसलिए मैंने उस पर कोई चर्चा नहीं की। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से अनेक राज्यों में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को गिराया जा रहा है या उनकी पावर को ऑर्डिनेंस लाकर छीना जा रहा है। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि यदि हम सिर्फ इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 356 के तहत 1980 में एक साथ में 3 दिन के अंदर 9 स्टेट्स में सरकारों को गिरा दिया था,
जबकि इन सभी स्टेट में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे वो फुल मेजॉरिटी इंजॉय कर रहे थे, उनके पास में पूरी मेजॉरिटी थी। इसके बाद में 1992 में एक साथ में कांग्रेस पार्टी ने 4 राज्यों की सरकार को डिसमिस कर दिया और उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो थे कांग्रेस की तरफ से पी.वी. नरसिम्हा राव। मैंने आपको नहीं बताया कि इसके पहले कई बार कांग्रेस पार्टी ऑर्डिनेंस लाकर सरकारों की जो ताकतें हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, उसको छीनती आई है। यदि मैं अकेले नेहरू की बात करूं तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में 70 से ज़्यादा ऑर्डिनेंस लेकर आए। अकेले इंदिरा गांधी 195 से ज़्यादा ऑर्डिनेंस लेकर आई। और यदि हम अब तक कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पिछले 50 सालों में कांग्रेस पार्टी 456 से ज़्यादा ऑर्डिनेंस ला चुकी है, जिसमें एक समय तो नरसिम्हा राव ने एक रिकॉर्ड ही बना दिया और उन्होंने अपने एक साल के अंदर में 109 से ज़्यादा ऑर्डिनेंस लेकर आ गए 10th लोकसभा के अंदर में। जबकि यदि हम वर्तमान गवर्नमेंट की बात करें, नरेंद्र मोदी सरकार की बात करें तो 2014 से 19 के बीच में अब तक मात्र 57 ऑर्डिनेंस ही आए हैं, जो अब तक का सबसे लो नंबर है। और 2022 में यदि हम देखें तो 2022 में एक भी ऑर्डिनेंस इस सरकार के द्वारा नहीं लाया गया है। लेकिन फिर भी मैंने आपको ये सारी बातें नहीं बताई क्योंकि मुझे अपने मालिक के साथ में वफ़ादारी करनी है, क्योंकि जिसकी रोटी मैं खाता हूँ उसकी वफ़ादारी तो करनी ही पड़ेगी। और हमारे विचार भी कितने मिलते हैं, हम भी एंटी हिंदू हैं, वो भी एंटी हिंदू हैं, हम भी सनातन का विरोध करते हैं, वो भी सनातन का विरोध करते हैं, तो उनका साथ देना तो बनता ही है। आगे मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से गवर्नमेंट जो है सरकारी एजेंसीज़ का मिसयूज कर रही है। ईडी, सीबीआई के द्वारा प्रेशर बनाकर अपोजिशन को दबाया जा रहा है, उनको जेल में भेजा जा रहा है। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये काम कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2013 में यदि आपको याद हो तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि ये जो सीबीआई है ये कैज्ड पैरट है, यानी सरकारी तोता बन गई है जो पिंजरे में बंद है। ये पहली और आखिरी बार कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के लिए, सरकारी एजेंसी के लिए इस प्रकार के शब्द यूज किए, क्योंकि आपको पता हो वो जो समय था 2012, 13 और 14 का, उस समय चुनाव आने वाले थे और ये एजेंसियां इसी प्रकार से अपोजिशन में जितने भी लीडर्स थे उनको परेशान कर रही थीं। और इससे पहले आज़ादी के बाद से ही सेंटर में जो सरकारें होती हैं उनके द्वारा समय समय पर इन एजेंसियों का दुरुपयोग होता आया है, लेकिन मैंने कभी उस पर कोई चर्चा आपसे नहीं की। कारण फिर से वही है, मुझे अपने मालिक के साथ में वफ़ादारी निभानी है। जहाँ तक रही बात कि इन एजेंसीज़ के मिसयूज की, तो यदि हम रिकॉर्ड को देखें तो 2004 से 2014 तक यदि हम ईडी की बात करें तो ईडी ने छापे मारकर लगभग 4,156 करोड़ रुपए जब्त किए। जबकि इसी ईडी ने 2014 से लेकर 2023 के बीच में लगभग 9 सालों में 1,17,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जब्त किए। जो पिछले 10 सालों में उन्होंने 4,156 करोड़ रुपए जब्त किए से उससे लगभग 30 गुना ज़्यादा है, जबकि समय 1 साल कम ही लिया, यानी 9 साल का। तो यदि ये छापेमारी बढ़ रही है और रिकवरी ज़्यादा हो रही है तो ये तो हमारे लिए अच्छा है और देश के लिए अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं इस अच्छे को अच्छा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे अपने मालिक की जो वफ़ादारी निभानी है और एंटी हिंदू एजेंडा भी, एंटी सनातन एजेंडा भी सेट करना है, जो मैंने मेरी इस वीडियो के माध्यम से सेट कर दिया है। आपने श्री 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 1008 ईमानदारी के देवता माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को सुना ही होगा। वो किस प्रकार से इस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार किस प्रकार से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और हमें और हमारे नेताओं को समन पे समन भेजे जा रही है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि यही अरविंद केजरीवाल जी 2014 के पहले जिस समय अन्ना आंदोलन चल रहा था, उस समय ये
इन्हीं एजेंसियों से अपील करते थे कि हमने जिन जिन नेताओं पर आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, आप कम से कम उनको कस्टडी में लेकर, उनको नोटिस भेजकर उनसे पूछताछ तो कीजिए। और आज जब यही एजेंसियां, जब इनके खुद के ऊपर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, और इन्हें जब 7-7 बार ईडी का समन आ चुका है, सिर्फ ये पूछताछ करने के लिए बुला रही हैं, फिर भी ये वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। जब आप वहाँ जाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आपने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं? तो आप कम से कम अपनी ही मांगों को मानकर एक बार वहाँ पर चले जाइए। लेकिन मैं इस पर भी कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगेन फिर से मुझे अपने मालिक की वफादारी भी निभानी है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल और उनकी तथाकथित अपराधी आदमी पार्टी भी इसी कैटेगरी में आ गई है, जो हमेशा एंटी हिंदू और एंटी सनातन ही बात करती है। तो मैं भी वही बात करता हूँ, ये भी यही बात करते हैं, तो हम दोनों हुए भाई भाई, इसलिए भाईचारा तो निभाना ही पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट्स, इलेक्टेड जो सरकार्स होती हैं स्टेट की, उनकी पावर को छीन लेती है या उनको बिना किसी कारण के डिसमिस कर देती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इससे पहले कई बार कांग्रेस की सरकारों में ये घटना अनेकों बार हो चुकी है। यदि मैं नेहरू के समय की बात करूं तो जिस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उस समय 7 बार इस देश में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। इंदिरा गांधी के समय में 48 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। राजीव गांधी के समय में 6 बार राष्ट्रपति शासन लगा। पीवी नरसिम्हा राव के समय में 11 बार लगा और मनमोहन सिंह के समय में 10 बार लगा। यानी यदि हम कुल अकेले कांग्रेस पार्टी की ही बात करें तो कांग्रेस पार्टी अब तक देश में 81 बार प्रेसिडेंट रूल लगा चुकी है, राष्ट्रपति शासन लगा चुकी। जब तक यदि हम करंट गवर्नमेंट की बात करें, मोदी सरकार की, तो अब तक मात्र सिर्फ 5 बार ही प्रेसिडेंट रूल लगा है। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि कौन सी सरकार तानाशाही करती है, कौन सी सरकार स्टेट गवर्नमेंट की शक्तियों को ख़त्म करने का या उनको बिना किसी कारण के गिराने का काम करती है। लेकिन मैं इस पर भी कुछ नहीं बोलूँगा, कारण फिर से अगेन वही है, मुझे अपने मालिक के साथ में वफादारी जो करनी है। आगे मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट अपने गवर्नर्स के माध्यम से जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनके कार्य में इंटरफेयर करती हैं, उनको ठीक से काम नहीं करने देती हैं या उनके फंड्स को होल्ड कर लेती हैं। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि केंद्र सरकार एक बहुत बड़ा अमाउंट हर वर्ष राज्यों को अपनी तरफ से भेजती है और जिसके बाद में उनका हक बनता है उस पूरे पैसे का हिसाब किताब लेना। और जब राज्य सरकारें उस हिसाब किताब को ठीक से नहीं देती हैं तो ये उनका राइट बनता है कि आगे दिए जाने वाले फंड को रोक दिया जाए या उस फंड में से जो भी पैसा स्टेट गवर्नमेंट अब तक खर्चा कर चुकी है, यदि उस खर्चे का हिसाब स्टेट गवर्नमेंट ठीक से नहीं दे रही है तो उस पैसे से उस प्रकार की आने वाली स्कीमों को ये सरकारें उस राज्य में गवर्नर के माध्यम से लागू नहीं होने देती हैं, उनको रोक देती हैं, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि यदि ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो इन सरकारों को पैसा देना उचित नहीं होगा या उनके द्वारा उसी प्रकार की स्कीमों को फिर से लागू करवाना गवर्नर की अनुमति से, जिसमें पहले ही घोटाले हो चुके हैं, कहीं से भी ठीक नहीं होगा। लेकिन ये सच्चाई मैंने आपको नहीं बताई क्योंकि मुझे अपने मालिक के साथ में वफादारी जो करनी है। मैंने आपको आगे बताया कि किस प्रकार से हमारे देश में प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी छीन लिया गया है। ये सरकार इतनी ज़्यादा तानाशाह हो चुकी है कि बेचारे गरीब किसानों को प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रही है। वो बेचारे गरीब किसान जिनके पास में मात्र 10-10, 15-15 लाख के ट्रैक्टर हैं, जिसमें मात्र 2-2 लाख रुपए के म्यूजिक सिस्टम्स लगे हुए हैं, जिनके पास में ट्रैक्टर भी नहीं है, वो अपनी एसयूवी में ट्रॉलियों को खींच कर लेके जा रहे हैं। ऐसे बेचारे गरीब किसान सरकार उनको प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रही है। और वो भी ये प्रोटेस्ट कितना पीसफुली है, जिसमें वो सिर्फ तलवारें लेकर आए हैं, ट्रैक्टर लेकर आए हैं, बुलडोज़र जैसे भी मशीन्स लेकर आए हैं, शायद उनके पास में और भी हथियार होंगे और जो सीधे दिल्ली में घुसना चाहते हैं
वहाँ पर तबाही मचाना चाहते हैं। पिछली बार के आंदोलन में हमने देख लिया ये आंदोलन कितना पीसफुल था कि ये आंदोलनकारी लाल किले के ऊपर भी चढ़ गए थे और जिसमें अनेकों पुलिस वाले घायल भी हुए थे पिछले आंदोलन के दौरान। लेकिन इतना ज़्यादा पीसफुल आंदोलन होने के बाद भी सरकार तानाशाही दिखा रही है और इन किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दे रही है। ये सरकार कितनी तानाशाह है कि पिछले साल ये किसान 1 साल से ज़्यादा समय तक पूरे हाईवे को जाम कर कर बैठे हुए थे, जिससे लाखों लाखों लोगों को इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी सरकार ने इन पर गोलियां नहीं चलवाई। ये सरकार कितनी तानाशाह है कि पिछले साल हज़ारों की संख्या में लोग शाहीन बाग में आंदोलन करते रहे, सड़कों को जाम रखा, लेकिन सरकार ने उन पर भी गोलियां नहीं चलवाई। तो ये तानाशाही बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ये सरकार इन पर टीयर गैस डाल रही है, इन पर रबर के बुलेट्स फायर कर रही है, लेकिन इन पे पता नहीं क्यों गोलियां नहीं चलवा रही है। कितनी तानाशाह और लाचार सरकार है। जबकि हमने पिछली कांग्रेस की सरकारों में देखा है किस प्रकार पुलिस अंधाधुंध फायरिंग प्रोटेस्टर्स पर करती थी। कई बार सैकड़ों किसान पुलिस की गोलियों द्वारा मार दिए गए, लेकिन उसकी चर्चा मैंने यहाँ पर नहीं की, क्योंकि मुझे अपने मालिक के साथ में वफादारी भी निभानी है। ये पता नहीं कैसी तानाशाह सरकार है जो किसानों के दबाव में आकर ही अपने ही बनाए हुए कानून को वापस ले लेती है। हमने देखा पिछले साल किस प्रकार से किसानों के आंदोलन के कारण उन पर गोलियां चलवाने की बजाय इस नरेंद्र मोदी की तानाशाह सरकार ने अपने 3 कानूनों को वापस ले लिया जिसका किसान विरोध कर रहे थे। दोस्तों, मैंने आपको अपने उस वीडियो में ये भी बताया कि किस प्रकार से सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से हजारों करोड़ों रुपए का चंदा ले रही थी और वो सारा पैसा चुनाव में खर्च करके चुनाव को जीत रही है। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि मेरे आका, जिनकी मैं चाटुकारिता करते ही रहता हूँ और करते करते कभी थकता नहीं हूँ, वो भी इन्हीं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से हजारों करोड़ों का चंदा लेते आए हैं और उसमें से कुछ टुकड़े मुझे भी देते आए हैं, जिसका मैंने कभी ये कहकर विरोध नहीं किया कि ये चंदा तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आया है, इसलिए मैं इस गंदी कमाई को नहीं लेना चाहता। मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि जिस समय ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कानून बना था उस समय मेरे आकाओं ने भी उछल उछल कर कूद कूद कर बड़ी खुशी खुशी इस कानून का समर्थन किया था, क्योंकि उनको भी ये पैसे चाहिए थे। लेकिन मेरा ये तो दोगलापनी होगा कि मैंने आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी और एक वन साइडेड पिक्चर आपको दिखाई, जिससे यही लगता है कि अकेले मात्र एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा करके चुनाव को जीत रही है। मैंने आपको अपने उस वीडियो में ये भी बताया कि किस प्रकार से इलेक्शंस में फ्रॉड करके, जैसा कि फ्रॉड अभी आपने हाल ही में चंडीगढ़ में देखा, उस प्रकार के फ्रॉड करके सरकार चुनावों को जीतती है। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि पश्चिम बंगाल में वहाँ की सरकार कैसे इलेक्शन को जीतती है। स्टेट इलेक्शन की बात तो दूर की है, वहाँ पर जो पंचायत इलेक्शन भी होते हैं वहाँ पर 30 से 40% टीएमसी के कैंडिडेट्स बिना किसी विरोध के निर्विरोध चुने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई कैंडिडेट दूसरा होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे पता होता है यदि वो कैंडिडेट बन गया, उसका फॉर्म भर दिया, तो उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही हमने आसाम में देखा है, ऐसे ही हमने कश्मीर में देखा है, ऐसे हम केरला में भी देखते आए हैं। लेकिन मैं वहाँ पर जो फ्रॉड होते हैं, वहाँ पर जो डिक्टेटरशिप होती है, एक मजहब के नाम पे एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए, मैंने उस पर कभी भी चर्चा नहीं की। मैंने कभी चर्चा नहीं की कि कश्मीर में किस प्रकार से हजारों हिंदुओं को एक ही रात में मार काट दिया गया, उनको घरों से निकालकर भगा दिया गया,
उनकी महिलाओं, बेटियों, बहनों के साथ में बलात्कार हुए और आज तक वो अपने घरों में वापस नहीं जा पाए हैं। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि इससे पहले हमारे देश में कभी तानाशाही या डिक्टेटरशिप थी ही नहीं। इससे पहले तो हमारे देश में राम राज्य ही चलता था, जिसका श्रेय मात्र और मात्र मेरे आकाओं को जाता है। जो भी घटनाएं आज तक हुई हैं, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में, चाहे आसाम में, चाहे केरल में, ये सब बहुत ही शांति प्रिय घटनाएं थीं। लेकिन अब जो घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं वो इस देश के माहौल को बिगाड़ रही हैं। लेकिन ये सब मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मुझे एक बार फिर से अपने आकाओं को खुश करना था, जिनकी चाटुकारिता करके मैं इतने यहाँ पर जर्मनी में बैठा हुआ हज़ारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाने का सपना देख रहा हूँ। साथियों, कैसे मैंने आपको मेरी वीडियो के अंदर बताया कि यदि इस देश में ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव होने लगें तो किस प्रकार से आज जो पार्टियां सत्ता में हैं वो कभी वापस सत्ता में आ ही नहीं पाएंगी। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि चंडीगढ़ में जो चुनाव में धांधली हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाई क्योंकि चुनाव वहाँ पर बैलेट पेपर से हुए थे, जिसके माध्यम से धांधली करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी हम पता नहीं क्यों और हमारे आका बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाने की मांग करते रहते हैं। शायद वो यही चाहते हैं कि यदि बैलेट पेपर से चुनाव होने लगेंगे तो वो भी इसी प्रकार की धांधली करके चुनाव को जीत जाएंगे, जो वो वैसे तो जीत ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें याद आ गया होगा कि किस प्रकार से पहले के दिनों में बिहार जैसे राज्यों में पूरी की पूरी बैलेट बॉक्स को लूट लिया जाता था और उनको बदल दिया जाता था अलग बैलेट पेपर्स से और बॉक्स से, जिसके बाद में जीता हुआ कैंडिडेट हार जाता था और हारा हुआ जीत जाता था। लेकिन फिर भी मेरे आका और उनके सपोर्टर्स पता नहीं क्यों बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं, जबकि उसका गलत रिजल्ट वो चंडीगढ़ में अभी रिसेंटली देख ही चुके हैं। ये आरोप लगाते हैं कि वर्तमान में जो सरकार है वो ईवीएम के माध्यम से चुनावों को जीत रही है। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि सिर्फ 6 राज्यों में अपने दम पर और बाकी के 6 राज्यों में कोलिशन गवर्नमेंट की सरकार, वर्तमान सरकार चला रही है, यानी कुल 12 राज्यों में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि ये ईवीएम के माध्यम से चुनावों को जीतते होते तो आज ज़्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए थी। मैंने आपको ये नहीं बताया कि जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहाँ पर तो ईवीएम को हैक बता दिया जाता है, लेकिन जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है वहाँ पर ईवीएम बिल्कुल ठीक ठाक काम करती है। 2018 में 9 राज्यों में चुनाव हुई, जिसमें से बीजेपी 6 राज्यों में हार गई, मात्र 3 राज्यों में जीत पाई। जिन राज्यों में जीती वहाँ पर ईवीएम हैक हो गई थी और जिन राज्यों में हारी वहाँ पर ईवीएम ठीक काम कर रही थी। उसी साल 2018 में 13 सीटों में लोकसभा सीटों पर बाई पोल्स हुए, जिसमें से बीजेपी मात्र 2 सीटें जीत पाई और 11 सीटें हार गई। जहां पर वो जीती वहां पर ईवीएम हैक हो गई थी और जहां पर हार गई वहां पर ईवीएम ठीक काम कर रही थी। 2019 में 2 सीटों पर अगेन लोकसभा के बाई पोल्स हुए, बीजेपी दोनों सीटें हार गई। इन दोनों सीटों पर भी ईवीएम ठीक काम कर रही थी क्योंकि बीजेपी वहां पर हार गई थी। अगेन 2019 में 7 राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर बीजेपी 5 राज्यों में हार गई और मात्र 2 राज्य हरियाणा और अरुणाचल में ही अपनी सरकार बना पाई। यहाँ पर भी जिन 5 राज्यों में बीजेपी हार गई वहाँ पर ईवीएम बिल्कुल ठीक काम कर रही थी और जहाँ पर जीती सिर्फ वहीं पर हैक हुई थी। 2020 में 2 राज्यों में चुनाव हुई, बीजेपी दोनों हार गई, दिल्ली और बिहार, क्योंकि वहाँ पर ईवीएम ठीक काम कर रही थी। 2021 में 5 राज्यों में चुनाव हुई, बीजेपी 5 में से 3 राज्यों में हार गई क्योंकि वहाँ पर ईवीएम ठीक काम कर रही थी और वहाँ पर किसी ने ईवीएम का विरोध नहीं किया। 2 में सरकार बना पाई, वो भी कोलिशन गवर्नमेंट। 2022 में 7 राज्यों में चुनाव हुई, उसमें से बीजेपी 2 हारी और 5 में जीत गई,
जिन 2 में हारी वहाँ पर ईवीएम ठीक से काम कर रही थी और जहाँ पर जीती वहाँ पर ईवीएम हैक हो चुकी थी। 2023 में 9 राज्यों में चुनाव हुई, बीजेपी 4 हारी और 5 जीती। जहाँ पर जीती वहाँ पर ईवीएम हैक हो गई थी और जहाँ पर हारी वहाँ पर ईवीएम ठीक काम कर रही थी। तो ये दोगलापन मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि मुझे अपने आकाओं को खुश भी तो करना है। मैंने आपको ये नहीं बताया कि ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव होता है उसके साथ में एक वीवीपैट मशीन भी लगाई जाती है। यदि ईवीएम हैक भी हो जाए, कोई धांधली भी हो जाए, तो वीवीपैट के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। लेकिन मैंने इस बारे में आपको कुछ नहीं बताया। ये वीवीपैट एक प्रकार से बैलेट बॉक्स ही होता है, मिनी बैलेट बॉक्स, जिसको यहाँ से वहाँ लेकर जाना बड़े बैलेट बॉक्स की अपेक्षा बहुत आसान होता है और जो बहुत आसानी से हर ईवीएम मशीन के साथ में लगाया जा सकता है। और वर्तमान में इलेक्शन कमीशन हर इलेक्शन में हर पोलिंग बूथ पे हर मशीन के साथ में वीवीपैट मशीन लगा भी रहा है, जिसके बाद से इलेक्शंस पे धांधली की संभावना लगभग 0 हो गई है। अगर उस पर्टिकुलर पार्टी का पोलिंग एजेंट जो देख रेख करने के लिए वहाँ पर होता है वो बाकी किसी पार्टियों के साथ में जाकर ना मिल जाए और सारे के सारे कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंट मिलकर किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट का साथ ना दे दें, तो इस बैलेट बॉक्स को, इस वीवीपैट मशीन को, इस बॉक्स को बदलना लगभग असंभव है। और यदि ये संभव है तो वो बैलेट बॉक्स के केस में भी हो सकता है, जो मैनुअली स्टैंप लगाकर पेपर पर कैंडिडेट को वोट देने की मांग अलग अलग समय पर की जाती रही है। लेकिन मैंने ये सारी बातें आपको नहीं बताई, क्योंकि यदि आप ये सारी बातें समझ जाएंगे और इतने ज़्यादा समझदार हो जाएंगे तो फिर मेरी वीडियो को कौन देखेगा। दोस्तों, आपने देखा, मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर बताया कि किस प्रकार से नॉर्थ कोरिया में भी सरकार के द्वारा दिए गए कैंडिडेट को आपने यदि वोट नहीं किया तो आपका जॉब, आपका घर सब आपसे छीन लिया जाएगा और आपको एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन मैंने आपको अपने दोगलेपन के कारण ये नहीं बताया कि हमारे देश में यदि कोई सरकार के द्वारा चुने गए कैंडिडेट को वोट नहीं करता है तो ना तो उसकी जॉब छीनी जाती है, ना ही उसका घर छीना जाता है और ना ही उसको एंटी नेशनल डिक्लेयर किया जाता है। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से रसिया में या तो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है या मार दिया जाता है। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि हमारे देश में आज तक किसी को ना तो बिना किसी कारण के डिस्क्वालीफाई किया गया है और ना ही मार दिया गया है। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इलेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि देश डेमोक्रेटिक हो गया, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। इसीलिए आज 31 में से मात्र 12 राज्यों में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसमें से मात्र 6 राज्यों में ही उनकी अपनी स्वयं की अपने दम पर की सरकार है। साथियों, मैंने आपको ये भी बताया कि किस प्रकार से आसाम में कुछ वर्ष पहले बीजेपी लीडर की गाड़ी से ईवीएम मशीन पाई गई थी, जो इलेक्शन के बाद में वो अपनी गाड़ी में लेकर जा रहा था। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि वो तो मात्र एक बीजेपी लीडर था और एक ईवीएम मशीन थी जिसके ऊपर बाद में कार्रवाई भी हुई। लेकिन ये घटना तो पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में आए दिन होती रहती है, हर इलेक्शन में होती है, बहुत बड़े पैमाने पर होती है। वहाँ तो ईवीएम मशीन को लेकर जाना तो दूर, लोगों को वोट करने के लिए अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता। वहाँ पर तो कैंडिडेट को पर्चा भी नहीं भरने दिया जाता। इसीलिए 30% से ज़्यादा सीटें टीएमसी वहाँ पर निर्विरोध बिना किसी के विरोध के जीत जाती है, क्योंकि वहाँ पर उनका सिर्फ एक और एक अपना ही कैंडिडेट होता है। लेकिन मैंने ये सारी बातें आपको नहीं बताई। यदि हम पास्ट में जाएं तो बिहार जैसे राज्यों में ईवीएम जब
नहीं थी। जिस समय बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होते थे उस समय पूरे बॉक्स के बॉक्स वहाँ से गायब कर दिए जाते थे, लूट लिए जाते थे। उस समय कांग्रेस की सरकारें भी हुआ करती थी, कांग्रेस के राज्यों में भी इस प्रकार की घटनाएं होती थी, लेकिन उसके बारे में मैंने कभी आपको कोई जानकारी नहीं दी। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से चंडीगढ़ में यदि सीसीटीवी ना होता और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हुआ होता तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी का वापसी करना मुश्किल था। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि यदि बैलेट पेपर से चुनाव होने लगे तो चंडीगढ़ की तरह इस प्रकार की धांधलियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मैंने आपको बताया था कि पुणे में किस प्रकार से ईवीएम और कंट्रोल यूनिट चोरी हो गई, लेकिन चोरी तो बैलेट बॉक्स भी हो सकता है, लेकिन ये जानकारी मैंने आपको नहीं दी। और चूंकि आप लोग मेरे फॉलोअर्स हैं इसलिए आपने कभी भी उतना दिमाग लगाया ही नहीं, क्योंकि वो तो आपके पास में है ही नहीं। मैंने आपको ये भी बताया कि इलेक्शंस में पैसे खर्च करने की जो लिमिट है वो जितनी है बीजेपी ने उससे कई गुना ज़्यादा पैसा इलेक्शंस में खर्च किया है। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से लोकसभा इलेक्शन में एक कैंडिडेट के लिए खर्च करने की जो अधिकतम सीमा है वो सिर्फ 95 लाख ही है, लेकिन बीजेपी ने एक एक कैंडिडेट पर एक एक लोकसभा सीट पर कई कई करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये जो 95 लाख की लिमिट है ये सिर्फ कैंडिडेट के लिए है, पार्टी के लिए नहीं है। पार्टी अपने कैंडिडेट के लिए कितना भी पैसा खर्च कर सकती है, वो 95 लाख की जो लिमिट है उसमें काउंट नहीं होता है। मैंने आपको ये नहीं बताया कि इससे पहले की सरकारों में भी सरकारें हजारों करोड़ रुपए इलेक्शंस पर खर्च करती आई हैं, और वर्तमान में देखें तो वर्तमान में भी जो अन्य पार्टियां हैं वो भी सैकड़ों करोड़ रुपए इन इलेक्शंस पर खर्च करती हैं। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं की, क्योंकि मैं अपने ही आकाओं की जिनके टुकड़ों पर मैं पलता हूँ उनकी पोल कैसे खोल सकता हूँ। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से कन्विक्ट प्रूव होने से पहले ही ये सरकार नेताओं को, लोगों को जेल में डाल देती है। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि किसी भी सरकारी एजेंसी को पहले भी और आज भी ये राइट है कि वो किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्योंकि जब तक एजेंसियां पूछताछ नहीं करेंगी तब तक उन्हें सबूत कैसे मिलेगा या ये जानकारी कैसे मिलेगी कि ये व्यक्ति गुनाहगार है या दोषी है। माननीय श्री 1008 केजरीवाल जी ने भी स्वयं कहा था कि सरकार को जिन लोगों पर भी मैं आरोप लगा रहा हूं उनको एजेंसियों के माध्यम से गिरफ्तार करके या बुलाकर कम से कम उनसे पूछताछ तो करनी ही चाहिए। जो आरोप वो 2014 के पहले आंदोलन के समय लगाते थे। लेकिन ये बात और है कि आज स्वयं उन्हें इतने सारे समन भेजे जाने के बाद में भी वो अपने जवाब देने के लिए या ईडी के सवालों का उत्तर देने के लिए हाजिर नहीं हो रहे हैं। शायद उनको ये डर है कि यदि वो वहाँ पर चले गए तो वो ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे और उनका घोटाले में शामिल होना साबित हो जाएगा, और उसके बाद में शायद उनकी राह जो है वो तिहाड़ की तरफ मुड़ जाएगी, जैसा कि पहले उनके कई अन्य साथियों के साथ भी हो चुका है। तो ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए भी नहीं बताई क्योंकि मेरे जो आका हैं उनका गठबंधन, मेरा मतलब ठगबंधन इस आप पार्टी के साथ में, केजरीवाल के साथ में हो चुका है। इसलिए अब उनकी पोल खोलना यानी अपने आकाओं की पोल खोलना ही होगा। साथियों, मैंने आपको मेरी इस वीडियो में ये भी बताया कि किस प्रकार से आजकल लोग डेमोक्रेसी और मेजॉरिटिज्म में भेद नहीं कर पा रहे हैं, वो दोनों को एक ही समझ रहे हैं। हालांकि इसका नरेंद्र मोदी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैंने इसे तो ऐसे ही मज़े लेने के लिए डाल दिया है।
और जहाँ तक रही बात डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी वैसे ही मेजॉरिटिज़म पर ही चलती है, क्योंकि जिसके पास में मेजॉरिटी है उसी के पास में सत्ता होती है। और ये मेजॉरिटी आती है वोट के दम पर। वो वोट भले ही एक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति का हो, या वो एक वोट भले किसी अनपढ़, गवार, शराबी या अपराधी का हो। इस लोकतंत्र में दोनों का वोट बराबर है। दोस्तों, यही तो हमारे इस लोकतंत्र की, जिसे मैं अंदर ही अंदर जोकतंत्र और भीड़तंत्र ही भी मानता हूँ, इसकी खूबसूरती है। क्योंकि यहाँ पर जिसके पास में भीड़ है, जो जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा, उसके पास में उतने ज़्यादा भविष्य में वोटर होंगे और उसी के पास में भविष्य में सत्ता भी होगी। तो इसलिए मैं इसको जोकतंत्र, भीड़तंत्र भी कहता हूँ। हालांकि मैं ये बातें आपसे कभी कहता नहीं हूँ, क्योंकि अंदर की बातें मैं वैसे हमेशा अंदर ही रखने का प्रयास करता हूँ। लेकिन क्या करूँ, कभी कभी सत्य जो है वो बाहर आ ही जाता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से किसानों का स्वागत सरकार ने नुकीली कीलों से किया, सड़कें खोद दी, रबर बुलेट्स मारे, टीयर गैस के गोले छेड़े गए, वो भी ड्रोन के माध्यम से। अब सवाल ये है कि ये जो पीसफुली प्रोटेस्ट करने वालों आम इंसान को सरकार इस प्रकार से ट्रीट कर रही है, क्या ये ठीक है? पिछली सरकार में हमने देखा प्रोटेस्ट में 600 से ज़्यादा किसानों की जानें चली गई थी। हालांकि ये जानें किसी गोली लगने के कारण या और किसी प्रकार के अत्याचार के कारण नहीं गई। जहां पर लाखों लोग इकट्ठा हो, वहां हर दिन नेचुरल मौत से भी 2-4 लोग तो मरते ही हैं। तो इसी प्रकार से जब ये आंदोलन साल भर चला तो 600 लोगों का मरना स्वाभाविक है। लेकिन मुझे तो एंटी मोदी, एंटी हिंदू और एंटी सनातन एजेंडा सेट करने के पैसे मिलते हैं, और वो मैंने कर दिया है। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और मेरे अकाउंट को खुश करने में मेरी सहायता कीजिए, ताकि मुझे मेरी चाटुकारिता का इनाम अच्छी प्रकार से मिल सके। मैंने आपको बताया कि इस पीसफुली प्रोटेस्ट में किस प्रकार से किसान छोटी छोटी मांगे कर रहे थे। सिर्फ छोटी मांगे उनकी क्या थी? वो सिर्फ क्या मांग रहे थे? वो एक खालिस्तान ही तो मांग रहे थे। वो पाकिस्तान से जुड़ने की ही तो बात कर रहे थे। वो एमएसपी भी बस इतनी ही मांग रहे थे, जो भारत के कुल बजट के बराबर ही तो है। उससे ज़्यादा तो था नहीं। सरकार क्यों उसको पूरा नहीं कर देती? ये हमारे किसान सिर्फ अपने लिए ही तो मांग रहे थे। वो कहाँ देश के बाकी किसानों के लिए मांग रहे थे? क्योंकि बाकी देश का किसान तो अपने खेत में बैठा खेती कर रहा है। ये हमारे पंजाब के गरीब किसान, हरियाणा के गरीब किसान, जिनके पास में हर घरों में ट्रैक्टर है, हर घरों में एसयूवी गाड़ियाँ हैं, 2-2 लाख के जिन्होंने म्यूजिक सिस्टम अपने ट्रैक्टर्स पर लगा के रखे हैं, ये बेचारे गरीब किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे। और सरकार ऐसी तानाशाह कि उन पर गोलियां भी ना चलवा पाई, सिर्फ टीयर गैस और रबर बुलेट्स से ही काम चला रही है। इसलिए मैं मानता हूँ ये सरकार पूरी प्रकार से तानाशाह हो गई है, और इस सरकार का हटना, गिरना और जाना अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। दोस्तों, मैंने आपको अंत में ये नहीं बताया कि ये आखिर कैसा निकम्मा, निठल्ला तानाशाह है, जो हर राज्य में अपनी सरकार भी नहीं बनवा पा रहा है। ये पता नहीं कैसा तानाशाह है, जो मीडिया से अपोजिशन की आवाज़ को भी दबा नहीं पा रहा है। ये पता नहीं कैसा तानाशाह है, जो दिन रात मेरे जैसे अनेक लोग यूट्यूब के माध्यम से या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस तानाशाह की बुराइयां करते हैं, इसको गालियां देते हैं, इस पर अनेक झूठे आरोप लगाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये तानाशाह हमारे जैसे लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। ये हमारे इस चैनल को भी नहीं बंद करवा पा रहा है, जो पिछले कई वर्षों से लगातार इसके ऊपर अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप
लगाते आ रहे हैं हम लोग, उस पर भी ये कोई कार्रवाई नहीं करवा पा रहा है। ये पता नहीं कैसा तानाशाह है जो अपोजिशन में बैठे हुए लोगों को जेल भी नहीं भिजवा पा रहा है। जो अपोजिशन में बैठे लोग इस पर दिन रात आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, ये उनका भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। अरविंद केजरीवाल जैसा एक टुच्चा नेता जो इसके ऊपर इतने आरोप लगाता है, इतने गंदे गंदे शब्द, अनपढ़ गवार, पता नहीं क्या क्या यूज करता है, उस एक नेता को भी ये गिरफ्तार नहीं करवा पा रहा है। ये कैसा निकम्मा और निठल्ला तानाशाह है कि इसके नीचे काम करने वाली ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां इस अरविंद केजरीवाल को 7 समन भेज चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो अभी तक हाजिर नहीं हुआ है। और ये एक निठल्ला तानाशाह उस अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल में भी नहीं डलवा पा रहा है। ये कैसा निठल्ला और निकम्मा तानाशाह है जो चंडीगढ़ में एक छोटा सा मेयर का चुनाव भी नहीं मैनेज कर पाया। ये कैसा निठल्ला तानाशाह है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मान लेता है। क्यों नहीं ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ही डिनाई कर देता। ये कैसा तानाशाह है जो राम मंदिर बनवाने के लिए इतने सालों तक इंतज़ार करता रहा। ये कैसा तानाशाह है जो अब मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर को बनवाने के लिए कोर्ट के माध्यम से वो इसको बनवाना चाह रहा है। ये स्वयं उस मंदिर को अपनी तानाशाही के दम पर क्यों नहीं बनवा देता। ये कैसा तानाशाह है जो बार बार इलेक्शन में हारता ही रहता है। ये सारे इलेक्शन को अपनी तानाशाही के दम पर क्यों नहीं जीत जाता। ये कैसा तानाशाह है जो कुछ मुट्ठी भर हजारों किसानों के दबाव में आकर अपने ही बनाए हुए कानून को वापस ले लेता है। ये आखिर कैसा तानाशाह है। इस बारे में दोस्तों मैंने आपको कुछ नहीं बताया, क्योंकि यदि ये सब मैं आपको बता दूंगा तो मैं मेरा एजेंडा कैसे सेट करूंगा, और यदि मेरा एजेंडा मैं नहीं सेट कर सका तो मेरे आका मुझसे खुश कैसे होंगे और फिर मुझे मेरी चाटुकारिता का इनाम कैसे मिलेगा। दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से मीडिया और अपोजिशन की आवाज़ को दबाया जा रहा है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि अकेले जवाहरलाल नेहरू के समय में उन्होंने 15 से ज़्यादा बुक्स पर बैन लगा दिया था। कई सारे हिंदूवादी संगठनों को उन्होंने बैन कर दिया था। मैंने तो आपको सिर्फ ये बताया कि किस प्रकार से बीजेपी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि जहां सत्ता पाने के लिए भ्रष्टाचारियों का साथ लेना पड़े, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। मैंने आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये बात इसलिए बताई थी ताकि वर्तमान सरकार भी कुछ इसी प्रकार का बर्ताव करे और ताकि हम अपना एजेंडा सेट कर पाएँ और वर्तमान में जो सरकार केंद्र और राज्यों में है भारतीय जनता पार्टी की या उनके साथ में जो कोलिशन की सरकारें हैं वो वहां से हट जाएं, फिर हम अपना एंटी हिंदू एंटी सनातन एजेंडा सेट कर सकें। लेकिन ऐसा फ़िलहाल कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए अब मुझे तो सिर्फ आप लोगों का ही सहारा है। आप लोग जो मेरी बातों को बिना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए सही मान लेते हैं और आगे शेयर भी कर देते हैं। इसलिए अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से आप मेरी इन बातों को लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करें ताकि मैं अपने आकाओं की कुछ मदद कर सकूं और अपनी इस चाटुकारिता का कुछ इनाम भी पा सकूं। बाकी जितनी गालियां मुझे इस वीडियो को अपलोड करने के बाद में मिली हैं और जिस प्रकार के तीखे सवाल लोगों ने मुझसे पूछे हैं, उससे मैं अपने आप को जो कलंकित महसूस कर रहा हूँ, ये कलंक जब मैं समझूंगा
कि अब धुल गया है, उसके बाद में ही मैं आपके सामने एक बार फिर से एक ब्राइट स्क्रीन के साथ में उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका ध्रुव टट्टी।